हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके बीच में अपनी वीकली रिवीजन की क्लास लेकर। जैसा कि आपको पता है कि वीक में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको हम अभी तक एमसीक्यू के फॉर्म में रिवीजन करते थे, बट आज मैंने कुछ चेंज करा है। आज मैंने हेडलाइंस ली हैं क्योंकि हेडलाइन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक क्विक रिवीजन करेंगे और हमने वीक में 6 से 12 मार्च के बीच में जो कुछ भी अपनी क्लास में पढ़ा है, समझा है, उसका रिकॉल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है और स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण दिवस से। तो देखिए, हमने जो जो भी डे पढ़े हैं 6 मार्च से लेकर अभी तक, वो देख लेते हैं क्या है। तो 5 मार्च को हमने निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पढ़ा था। 6 मार्च को विश्व दंत चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 8 मार्च को ही धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है और 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस के बारे में हमने पढ़ा था और 10 मार्च को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के बारे में पढ़ा था और 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च साइबर सेंसरशिप के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है और 12 मार्च को ही मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट करता है। अब हम बात करेंगे नियुक्तियों के बारे में। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं इस वीक, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। तो देखिए, हमने पढ़ा था पहले प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस, इसके एमडी और सीईओ नियुक्त कौन किए गए हैं, नामित कौन हुए हैं, तो पंकज गुप्ता जी नामित हुए हैं। और अय्यर जिला न्यायालय, ये अय्यर जिला न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका का जिला न्यायालय है। वहां पर तेजल मेहता को पहली भारतीय मूल की जज बनाया गया है ना। और साथ में आपको बता दें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, वो क्या है, वो है नए लेखा महानियंत्रक। तो नए लेखा महानियंत्रक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं, तो श्री एस दुबे जी नियुक्त हुए हैं। अभी हमें पता है कि विधानसभा चुनाव हुए थे पूर्वोत्तर राज्यों के, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के। तो यहाँ के मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए गए हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। तो मेघालय के जो सीएम बने हैं, दूसरी बार सीएम बने हैं, उनका नाम क्या है, कोनराड संगमा। और नागालैंड के सीएम बने हैं नेफ्यू रियो, और ये 5वीं बार सीएम बने हैं नागालैंड के। अब हम बात करेंगे माणिक साहा के बारे में, जो दूसरी बार त्रिपुरा के सीएम के पद की जिन्होंने शपथ ली है। कौन बने हैं त्रिपुरा के नए सीएम, तो वो है माणिक साहा, और दूसरी बार ये त्रिपुरा के सीएम बने हैं। इसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है शालिजा धामी का नाम। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखिए, भारतीय वायुसेना की जो लड़ाकू इकाई है उसकी कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ में ही कर्नल गीता राणे हैं, जिनको फील्ड वर्कशॉप को कमांड संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। यानी कि पहली महिला अधिकारी बनने की वजह से ही इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, कर्नल गीता का और शालिजा धामी का। इसके बाद सेवलॉन इंडिया के बारे में बात करेंगे, जिसने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया है, तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है सेवलॉन इंडिया की तरफ से हैंड एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट है, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बनेंगे, सीनेट की मंजूरी मिल गई है किसके नाम के लिए, तो एरिक गारसेटी, इनका नाम याद रखिएगा। भारत में अमेरिका के नए राजदूत बनेंगे एरिक गारसेटी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए, कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, कौन, तो कतर में 2016 से ही ये विदेश मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। तो अब ये कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, किसके द्वारा, तो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के द्वारा। साथ में ही आपको बता दें कि जो न्यूयॉर्क का मैनहट्टन फेडरेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पर पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं अटार्नी अरुण सुब्रमण्यन। कौन नियुक्त हुए हैं, अटार्नी अरुण सुब्रमण्यन। साथ ही नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं रामचंद्र पौडेल। और HUL के CEO के लिए नामित किए गए हैं रोहित जावा। साथ ही एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में नामित किया गया है बी गोप कुमार को। थॉमस ए संगमा को मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हम सबको पता है कि मेघालय में विधानसभा के चुनाव हुए थे, 11वें विधानसभा के चुनाव हुए थे। तो इसके अध्यक्ष कौन बने विधानसभा के, तो थॉमस ए संगमा बने हैं।
अब हम बात करेंगे कुछ पुरस्कार और खेलों के बारे में, तो देख लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है संतोष ट्रॉफी के बारे में बात कर लेते हैं। पहले संतोष ट्रॉफी जीत गया है कौन? कर्नाटका। और कितने साल बाद जीता है ये? तो 54 साल बाद मेघालय को हराकर कर्नाटका ने संतोष ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद 81 नंबर के जो हमारे शतरंज ग्रांड मास्टर बने हैं वो कौन बने हैं? तो सायंतन दास बने हैं। साथ ही जो हमारे विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, उनको साहित्य के क्षेत्र में स्पेशली जो पेन या नाबोको पुरस्कार है वो उपन्यास के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है। तो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं, उनको दिया गया है साहित्य का पेन या नाबोको पुरस्कार। इसके बाद हम बात करेंगे क्रिकेटर कायरन पोलार्ड के बारे में, जिन्होंने T20 क्रिकेट के इतिहास में 12,000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी ये बन गए हैं। यानी T20 का जो फॉर्मेट है क्रिकेट का, उसमें 12,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो कायरन पोलार्ड बन गए हैं। साथ ही हम बात करेंगे मैक्स वर्स्टापेन के बारे में, जिन्होंने जो है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में फॉर्मूला 1 रेस जीत लिया है। इसके बाद और भी देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं। तो देखियो, 8 मार्च को हमने वर्ल्ड वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस अवसर पर बहुत सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, बहुत सारे इवेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बीबीसी पुरस्कार 2022 दिए गए, और इसके लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है 2022 के लिए? तो हमारी जो भारत्तोलक है मीराबाई चानू, उनको दिया गया है। और 2021 में भी उनको बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो 2022 के लिए तो ये पुरस्कार मिला है टेबल टेनिस खिलाड़ी है भाविना पटेल, उनको मिला है। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है 2022 के लिए? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रही हैं प्रीतम सिवाज, उनको ये जो पुरस्कार है बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है। और साथ में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला हुआ है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए जो बॉक्सर है नीतू घांगस, उनको चुना गया है। और बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी और नैन मोनी सैकिया को महिला लॉन गेंदबाजी टीम के लिए पुरस्कार दिया गया है बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड। इसके बाद देखिए, सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए, मतलब सौर ऊर्जा के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए CBIP पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? किस कंपनी को दिया गया है? तो ये दिया गया है भेल को। किसको दिया गया है? भेल को। साथ में ही 8वें नंबर का राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार दिया गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। कई सारी श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लेकर आए हैं यहाँ पर आपके लिए। तो पहला जो पुरस्कार दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वो सुश्री सिप्रा दास को दिया गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, पेशेवर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार श्री शशि कुमार रामचंद्रन जी को दिया गया है। और शौकिया फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार श्री अरुण साहा को दिया गया है। अच्छा, अभी जो काफी सुर्खियों में रहा है, प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 के विजेता के रूप में किसको चुना गया है? तो ब्रिटेन के हैं सर डेविड चिपरफील्ड, इनको चुना गया है। देखिए, मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ इसकी सारी डिटेलिंग मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं, पहले की जो मेरी क्लासेस हैं, इस वीक की डेली करंट अफेयर की क्लास में, ये सारी मैंने अच्छे से इसको समझाया हुआ है, एक एक न्यूज़ को वहां पर अच्छे से ब्रीफ किया हुआ है। यहाँ पर मैं जल्दी पढ़ाऊंगी, क्विक रिवीजन करेंगे ताकि रिकॉल हो जाए। अगर मैं आगे इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ाऊं तो आपको अच्छे से टॉपिक याद हो जाए और समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, भारत ने ITBT बर्लिन 2023 में, अच्छा, हर साल ITBT बर्लिन में ही ये समारोह होता है जिसका नाम है गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 भी आयोजित किया गया है। और हर साल ITB बर्लिन में ही ये जो गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड है ये दिए जाते हैं। तो इस बार भारत के पर्यटन मंत्रालय को ये पुरस्कार मिला है, और गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार मिला है भारत के पर्यटन मंत्रालय को। असम युद्ध के नायक हैं कौन? लचित बोरफुकन। उन पर जब इनकी 400वीं जयंती थी तो असम सरकार ने क्या किया था, इनके ऊपर निबंध लिखवाए थे। तो लगभग 25 भाषाओं में निबंध लिखवाए गए और गूगल के पोर्टल पर इसको अपलोड किया गया है। और लगभग जो निबंध लिखे गए वो 42 लाख निबंध थे। तो इस वजह से ही इस 42 लाख निबंध को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ठीक है,
हमने पढ़ा था इसके बारे में। इसके बाद यूक्रेनी राइट्स ग्रुप है जिसका नाम है ट्रूथ हाउंडर्स, उसको नॉर्वेजियन पुरस्कार जिसका नाम है सखारोव फ्रीडम, इस पुरस्कार से नवाजा गया है ट्रूथ हाउंडर्स को। अब सप्ताह में और कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेट से भी रिलेटेड घटनाएं होंगी, जैसे एमपी की है, राजस्थान की, यूपी की और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कुछ घटनाएं यहाँ पर मिलेंगी, सम्मेलन होंगे और कुछ ऐसे कंपनियों के टाई अप होंगे, मंत्रालयों से रिलेटेड जो सुर्खियां होंगी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सप्ताह की सुर्खियों में हम देखते हैं कि 19 से 20 मार्च के बीच में जो श्रम 20 यानी जो लेबर के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर जो सम्मेलन था G20 का, वो पंजाब के अमृतसर में आयोजित किया गया था। साथ में ही आपको बता दें कि मिलेट गिव अवे जो ये एक प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। मिलेट गिव अवे जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साथ में लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ के द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है मिलेट गिव अवे। इसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन को खरीदने, बेचने और अगर यूपी में ही जो इलेक्ट्रिकल वाहन है वो बना है और उसे ही कोई खरीद रहा है तो उस पर, उसके रजिस्ट्रेशन पर छूट देगी और उसके जो टैक्स लगाएगी उस पर छूट देगी यूपी की गवर्नमेंट, ऐसी बात कही गई है। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू करी है जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा हुआ है। इसके बाद दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में शामिल हुआ है मुंबई का प्रसिद्ध बड़ा पाव और इसने 13वां स्थान प्राप्त किया है। तो मुंबई का जो प्रसिद्ध बड़ा पाव है वो क्या है, प्रसिद्ध सैंडविच की सूची में शामिल हुआ है और इसने 13वां स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश का जो जिला मऊगंज है वो मध्य प्रदेश का 53 नंबर का जिला बन गया है ना। क्या बन गया है, 53 नंबर का जिला बन गया है मऊगंज मध्य प्रदेश में। साथ में ही किसानों के लाभ के लिए केंद्र सरकार ने नैनो तरल डीएपी उर्वरक को मंजूरी दी है। अच्छा, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, नैनो तरल डीएपी मैंने आपको समझाया था कि जो यूरिया है, यूरिया को लिक्विड फॉर्म में लेकर आ रही है गवर्नमेंट, है ना। तो जो उर्वरक मंत्रालय है उसने जो है किसानों को लाभ देने के लिए इसकी मंजूरी दे दी है कि इसको बड़े पैमाने पर बनाया जाए। वर्ष 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन कहां पर किया गया और कब किया गया, तो 6 मार्च 2023 को शुरू किया गया है और जो हमारा जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर किया गया है जो भारत के अंडर में आता है। अच्छा, जो हमारा INS त्रिकंद है वो जो है 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में होने वाले जो समुद्री अभ्यास है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है कटलेस एक्सप्रेस, तो कटलेस एक्सप्रेस 23 में हिस्सा लेने के लिए जा रहा है INS त्रिकंद, जो होने वाला है 26 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और 16 मार्च तक ये चला है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में भी सैन्य अभ्यास हुआ है, 13 से 23 मार्च के बीच में ये चलेगा सैन्य अभ्यास। 2014-15 के बाद देश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो दुगनी हो गई है 22-23 में, ऐसा कहा गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के द्वारा। NSO ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उसने बोला है कि 14-15 में जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी आय से दुगना हो गया है प्रति व्यक्ति आय 22 और 23 में। अब हम बात करेंगे ILO के बारे में। जो ILF यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि भारत के जो 31 राज्य हैं वहां पर बच्चों के लिए PM केयर्स योजना लागू करी है ना। PM केयर्स योजना के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी डिटेलिंग मैंने बहुत अच्छे से, ब्रीफ में बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि भारत में जो PM केयर्स योजना है वो स्पेशली कोविड के टाइम में उन बच्चों के लिए चलाई गई थी जिनके माता पिता दोनों की डेथ हो गई हो या माता पिता में से किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई हो या फिर बच्चा अगर किसी के संरक्षण में रहता था तो उसकी अगर डेथ हो गई हो, तो PM केयर्स योजना के तहत ऐसे बच्चों के संरक्षण के लिए काम किया गया है। इसके बाद केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं। तो इन्होंने क्या किया, तो 5 मार्च को ICAR केंद्र बीकानेर में, यानी जो राजस्थान का बीकानेर है वहां पर उष्ण उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन किया गया है। हमारे जो
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, उनके द्वारा। कब किया गया था? 5 मार्च को। और आपको बता दें कि दुनिया में जो समुद्री क्षेत्र है उसकी सुरक्षा के लिए स्पेशली जो जिस समुद्र के किनारे मनुष्य रहता है या पर्यटन का काम हो रहा है, परिवहन का काम हो रहा है, फिशिंग का काम हो रहा है, उस क्षेत्र की रक्षा के लिए हाई सी ट्रीटी पर संयुक्त राष्ट्र ने हस्ताक्षर किए हैं। उस ट्रीटी का क्या नाम है? तो हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। वैज्ञानिकों ने जब पृथ्वी के कोर का हमने जो भी अध्ययन किया है तो उससे हमें ये समझ में आता है कि जो पृथ्वी है हमारी, उसकी हमने अभी तक 4 सतहें पढ़ी थी, है ना। तो अभी वैज्ञानिकों ने ये बता दिया है कि पृथ्वी में 4 नहीं 5 सतह है, ठीक है। और जो सबसे भीतरी सतह है वो लोहे और निकिल से बनी हुई है। अभिनेत्री आलिया भट्ट को 2023 की प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट होता है, तो आप देखते हैं कि वुमेन्स डे के दिन बहुत सारी ऐसी लिस्ट निकलती है, तो उसी में हम देखते हैं कि प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं की जो सूची है वो भी निकली थी, उसमें आलिया भट्ट का नाम था। इसके बाद दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर कहां पर बनाया गया है? तो महाराष्ट्र राजमार्ग पर स्थापित किया जा रहा है बांस क्रैश बैरियर। रूस भारत के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान करेगा, रूस ने ऐसा कहा है। इसके अलावा BSE और ह्यूमन इंडिया द्वारा फिन एम्पावर कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। किसके द्वारा? BSE और UN यानी जो यूनाइटेड नेशन का वुमेन इंडिया जो है वो स्टार्ट कर रहा है फिन एम्पावर कार्यक्रम। मुंबई में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ क्या आयोजित किया गया है? मुंबई में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन। इसके बाद देख लेते हैं भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास किया जा रहा है संयुक्त रूप से, और पहली बार ऐसा अभ्यास किया जा रहा है संयुक्त रूप से। सैन्य अभ्यास का नाम दिया गया है फ्रिंजेक्स 23। क्या नाम है? तो फ्रिंजेक्स 23 कहां पर किया जा रहा है? भारत और फ्रांस की सेना के द्वारा पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है फ्रिंजेक्स 23। इसके बाद ACI के अनुसार जो हमारा एशिया प्रशांत क्षेत्र है, यानी जो एशियाई प्रशांत क्षेत्र है, उसमें जितने भी हवाई अड्डे हैं उसमें से जो दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो सबसे ज्यादा स्वच्छ हवाई अड्डे का खिताब इसको मिला हुआ है। विश्व बैंक ने भारत की जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है उसके लिए, यानी स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार हो, इसके लिए विश्व बैंक ने भारत को $1 बिलियन की मदद की घोषणा करी है और हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं विश्व बैंक के द्वारा। साथ ही जो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया गया 2023 में, उसमें ये कहा गया कि भारत जो है 108वें स्थान पर है ना, यानी भारत को 108वां स्थान मिला है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में। और इसमें यह बताया गया था कि भारत में जो पत्रकारिता है उसको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत को ये जो लिस्ट में 108वां नंबर का स्थान मिला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं देश के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान के लिए आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, उनको प्रेरित करने के लिए RBI एक विजन चला रहा है, विजन 2025, यानी 2025 विजन चलाया जा रहा है RBI के द्वारा। तो उसी को RBI जो है हर साल एक मिशन के रूप में मनाता है, यानी एक मिशन लेता है, एक टॉपिक लेता है और उस पर काम करता है। तो इस बार का जो मिशन RBI के द्वारा जो सेलेक्ट किया गया है उसका नाम क्या है? तो हर पेमेंट डिजिटल। इस मिशन के साथ RBI काम कर रहा है। सिक्किम के बारे में बात करते हैं। सिक्किम जो है पूरी तरीके से एक जैविक राज्य बन गया है और इसके लिए सिक्किम को कई सारे पुरस्कार भी दिए गए हैं और इसकी घोषणा भी करी गई है। तो इसी क्षेत्र में हम देखते हैं कि सिक्किम का जो डाक विभाग है उसका जो कवर है उस पर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया गया है सिक्किम के लिए। अब हम बात करेंगे भारत और मैक्सिको के बारे में, जहां पर भारत और मैक्सिको ने रिसर्च के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और नए विचारों के लिए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए MAU पर हस्ताक्षर करे हैं। जब हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट करा तो इस अवसर पर जो हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, है ना, अनुराग ठाकुर जो हैं हमारे खेल मंत्री हैं, उन्होंने खेलो इंडिया 10 का दम नामक एक
जो एक टूर्नामेंट है उसको आयोजित किया गया है। और ये जो टूर्नामेंट है वो भारत के 10 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इसमें 10 गेम होंगे, ठीक है, यानी 10 खेल खेले जाएंगे, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से ब्रीफिंग करी है, बहुत अच्छे से पढ़ा है पिछले स्लाइड्स में। देखिए, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो विद्युत डिपार्टमेंट है, तो उसकी जो कुछ कंपनियां हैं उन्होंने मिलकर विद्युत पारेषण प्रणाली है उसको सुधारने के लिए एक रिपोर्ट दी है। और इस रिपोर्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुहर लगा दी है, यानी स्वीकार कर दिया है। और अब इस रिपोर्ट में जो कुछ भी बातें कही गई हैं उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कराने की और फॉलो करने की बात कही गई है। तो केंद्र सरकार ने ये जो रिपोर्ट है वो स्वीकार कर ली है। 8 मार्च को जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने घोषणा करी कि महिलाओं के नेतृत्व में 3 सप्ताह तक एक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा स्वच्छोत्सव। क्या नाम रखा जाएगा? स्वच्छोत्सव, और महिलाओं के नेतृत्व में चलाया जाएगा। अब हम बात करेंगे हमारे रक्षा मंत्रालय के बारे में। तो रक्षा मंत्रालय ने HAL से, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक समझौता करा है। इस समझौते के अकॉर्डिंग 70 विमान खरीदे जाएंगे, जो जिसका नाम क्या होगा? STT-40 बेसिक प्रशिक्षण विमान होंगे, ये खरीदे जाएंगे। और साथ में ही L&T से 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों की खरीद की जाएगी, और इसके लिए MOU पर हस्ताक्षर कर दिया गया है रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच में। अब हम बात करेंगे कोटक MF के बारे में, जिसने जो है महिला दिवस के अवसर पर डिजिटल अभियान की शुरुआत करी है। कौन से अभियान की शुरुआत करी है? तो डिजिटल अभियान की शुरुआत करी गई है कोटक MF के द्वारा। अब देख लेते हैं केरल के बारे में। देखो, केरल में महिलाओं के द्वारा अट्टुकल पोंगल उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, और हर साल ये मनाया जाता है। जो अट्टुकल देवी मंदिर है वहां पर महिलाएं इकट्ठी होती हैं और वहां पर चूल्हा जलाती हैं, पायसम और खीर बनाती हैं, और त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है, तो विश्व में सबसे अधिक महिलाओं के सम्मेलन के लिए सम्मेलन सभा के रूप में इसको इसको ये जो उत्सव है वो विख्यात है। और साथ में ही गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज है। और आपको बता दें कि गोवा में 23 नंबर का राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन है वो शुरू कर दिया गया है। तो हमारे कानून मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू जी हैं, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। आप देखेंगे कि एक स्लाइड में कम से कम आपको जो है 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और स्पेशली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसमें से 5 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिल ही जाएंगे। तो आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिणी सहयोग पर। कतर में एक मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। अब देखो इसमें क्या था, जो विश्व में आप मैप देखेंगे तो जो दक्षिण एशिया के देश हैं और दक्षिण एशिया और दक्षिण के जो देश हैं उनके बीच में तकनीकी स्तर पर विकास, व्यापार को बढ़ाने के लिए हर साल ये बैठक आयोजित की जाती है, और 10 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती है। और जब भी ये बैठक आयोजित करी जाती है तो एक मिशन बनाया जाता है, टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है, और उस मिशन पर ही पूरे 10 साल में काम किया जाता है। इसके अलावा 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन भी हुआ है। कहाँ पर? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहां पर आयोजित किया गया था 6 मार्च 2023 को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में। और किस नंबर का है ये? तो 5वें नंबर का है, ठीक है। और देखिए, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, मोटे अनाज में जैसे क्या है? मक्का है, बाजरा है, ज्वार है ना। तो इन सबों को बढ़ावा देने के लिए, इन सबों के पोषक तत्वों के बारे में जानने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए एक प्रदर्शनी करी गई है तमिलनाडु के मदुरई में। मदुरई कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। तो एक जो है मोटा अनाज मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था तमिलनाडु के मदुरई में। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वार्षिक सम्मेलन हुआ है। 8 से 11 मार्च के बीच में ये आयोजित किया गया है। हमने अभी पढ़ा था कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर आए थे। तो भारत की यात्रा पर आए थे और साथ में ही वार्षिक सम्मेलन भी किया गया है। साथ ही व्यापार से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित कई सारे समझौते और बातचीत भी करी गई है। हमने पढ़ा था कि जो ट्रॉपिक्स जो एक तरीके से परिचालन स्तरीय अभ्यास है जिसका नाम है ट्रॉपिक्स 23, इसका जो आयोजन है वो नवंबर में स्टार्ट हो गया था और मार्च 2023 में खत्म हो गया है। और लगभग 4 महीने की अवधि में तक ये जो है
ट्रोपेक्स 23 चला है और कहां पर समाप्त हुआ है, तो अरब सागर में ये संपन्न हो गया है। अमेरिका से इसरो को निसार उपग्रह प्राप्त हुआ है, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा था। स्पेशली जो निसार है वो एक ऐसा उपग्रह है जो प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उनके बारे में बताएगा, जो बर्फ की सतह है उसके बारे में जानकारी देगा, वनों के कटाव के बारे में जानकारी देगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निसार उपग्रह को बनाया गया है और अमेरिका ने अब इसरो को दे दिया गया है और संभावित है कि 2024 में इसको प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। देखिए, एंटी सबमरीन वारफेयर रॉकेट का पहला निजी तौर पर निर्मित स्वदेशी फ्यूज भारतीय नौसेना को प्राप्त हो गया। अब इसको थोड़ा समझा देते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत में ही निर्मित है फ्यूज, जिसका उपयोग किस लिए किया जाएगा, एक तरीके का वारफेयर रॉकेट है, स्पेशली एंटी सबमरीन है, यानी सबमरीन यानी पनडुब्बियों को ध्वस्त करने वाला, पनडुब्बियों को नष्ट करने वाला रॉकेट बनाया गया है, वारफेयर रॉकेट, और इसको भारत में ही बनाया गया है। तो ये जो जिसका नाम है स्वदेशी निर्मित है, जिसका नाम है फ्यूज, इसको सौंप दिया गया है भारतीय नौसेना को। ठीक है। और साथ में आपको बता दें कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित करने की बात कही है और काम भी स्टार्ट कर दिया गया है। कहा किसने करा है, तो इंडोनेशिया ने। इसके बारे में भी हमने डिटेलिंग में बहुत अच्छे से पढ़ा था। इंडोनेशिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्राकृतिक आपदा, क्योंकि कहा गया है कि 2050 तक भूगोलवेत्ताओं ने, भूवैज्ञानिकों ने ये बताया है कि 2050 तक जो जकार्ता है, इंडोनेशिया की जो अभी प्रेजेंट राजधानी है, वो लगभग पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोर्नियो में अपनी राजधानी को ट्रांसफर करने की बात कही है। अच्छा, आपको बता दें कि 10 मार्च को नई दिल्ली में जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी NPDRR का जो तीसरा सत्र है उसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और विषय था बदलती जलवायु में स्थानीय लचीलापन का निर्माण। और इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए थे। अच्छा, इसको हमने काफी दिन पहले पढ़ा था कि ये जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिए जाते हैं, और 2023 के लिए दो संस्थाओं का नाम लिया गया है। वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं तो देख लेते हैं। तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मिजोरम के लुंगलेई फायर स्टेशन को यह पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र ने जो अपना बजट है उसका नाम क्या रखा था, तो पंचामृत रखा था। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने बजट का नाम पंचामृत रखा, और इसमें यह बताया गया है कि जो 5 प्रमुख लक्ष्य हैं, पांच प्रमुख विषय लिए गए हैं और उन विषयों पर ही काम किया जाएगा। इसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप में जो मलेशिया के पूर्व PM रहे हैं मुहिद्दीन यासीन गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो मलेशिया के पूर्व PM कौन थे जिनको भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, तो मुहिद्दीन यासीन गिरफ्तार किए गए हैं। और आपको बता दें कि मलेशिया के ये दूसरे PM हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है भ्रष्टाचार के क्षेत्र में। अच्छा, थाईलैंड ने अध्यक्षता करी है। किसकी अध्यक्षता करी है, तो 19वें नंबर के बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की जो अध्यक्षता कहाँ पर करी गई है, किसके द्वारा करी गई है, तो थाईलैंड ने करी है, वर्चुअली करी है ना। और इसमें जो है हमारे शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने पार्टिसिपेट किया था। 9 मार्च को ये जो सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था। पूर्व सांसद रहे हैं डॉक्टर कर्ण सिंह, उन्होंने एक बुक लिखी है। इस बुक का नाम याद रखिएगा, क्योंकि पुस्तकें जो होती हैं और पुस्तकें, पुरस्कार और खेलकूद से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनकी बुक का नाम याद रखिएगा। बुक है मुंडका उपनिषद, द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी। इसका विमोचन करा गया है और ये बुक लिखी गई है डॉक्टर कर्ण सिंह के द्वारा, जो पूर्व सांसद रहे हैं और ये जम्मू और कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और जो हमारे हरि सिंह जी थे, है ना, जो लास्ट हिंदू राजा थे वहां के हरि सिंह, उनके ये पुत्र हैं डॉक्टर कर्ण सिंह। अच्छा, रिलायंस लाइफ साइंसेज ने IIT कानपुर से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी लाइसेंस प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है, जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी लाइसेंस प्राप्त कर लिया है रिलायंस लाइफ साइंसेज ने। किससे, IIT कानपुर से। क्यों, अच्छा, ये जो जीन थेरेपी है इसमें क्या किया जाएगा, तो देखिए जो भी जेनेटिक जो रोग होते हैं उनको जीन में बदलाव करके रोका जाएगा, इस उद्देश्य से किया जा रहा है।
इसके बाद पीक डिमांड सीजन के दौरान, यानी जब बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो उस समय हम देखते हैं कि बिजली की कटौती भी ज्यादा होने लगती है। तो इस स्थिति से बचने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कुछ पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है वो देख लेते हैं। बिजली विभाग के द्वारा करा जा रहा है, ये आप जान लीजिए। और पोर्टल का नाम क्या है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पोर्टल है हाई प्राइस डे अहेड मार्केट और सरप्लस पावर पोर्टल। तो ये लॉन्च करा गया है। स्पेशली जब पीक टाइम होता है तो उसमें बिजली की उपलब्धता कम हो जाती है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए और इस पोर्टल के माध्यम से कुछ सुधार भी करे गए हैं बिजली विभाग के द्वारा। भारत और अमेरिका के बीच में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने के लिए एक समझौता किया गया और हस्ताक्षर कर दिए गए हैं दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा 5 दिन तक चलने वाला जो मणिपुर का होली संस्करण का जो त्योहार है या ओशांग उत्सव वो शुरू हो गया है। यानी जो क्वेश्चन आ सकता है कि या ओशांग उत्सव कहाँ पर शुरू होता है, कहाँ का किस राज्य का त्योहार है, तो मणिपुर का त्योहार है। होली संस्करण के रूप में मनाया जाता है। 5 दिन तक ये त्योहार जो है चलता है। हमारा जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है उसका 6 नंबर का दीक्षांत समारोह स्टार्ट कर दिया गया है। 10 मार्च को स्टार्ट हुआ है और किसके द्वारा किया गया था, तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा करा गया था। इसके बाद जो हमारी एमएसएमईज है जिसका नाम है चैंपियंस स्कीम, जो एमएसएमई से रिलेटेड चैंपियंस स्कीम चल रही थी उसी के तहत एक और स्कीम लॉन्च करी गई है। उसका नाम देख लेते क्या है, तो एमएसएमईज प्रतिस्पर्धी है। तो आपको बस एमएसएमईज प्रतिस्पर्धी का नाम याद रखना है और किसके द्वारा कौन सी स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया गया है, तो एमएसएमईज चैंपियंस स्कीम के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है। कोलंबिया एक ऐसा देश बन गया है जहां जिसने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू करी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड है। तो पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू करने वाला देश कौन सा बना है, तो कोलंबिया बन गया है। रक्षा मंत्रालय ने HAL से जो है 6 डोर्नियर विमान खरीदने की बात कही है। स्पेशली पर्वतीय इलाकों पर, छोटे इलाकों पर जहाँ पे पहुंच आसानी से नहीं हो पाती, ऐसे स्थानों के लिए ये जो विमान है, छोटे आकार के विमान है ये। तो 6 डोर्नियर विमान खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने HAL से समझौता करा है। PNB और केंद्रीय भंडारण निगम, पंजाब नेशनल बैंक और केंद्रीय भंडारण निगम, इन्होंने किसानों के वित्त पोषण को सुविधा देने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर करा है। किस तरीके का वित्त पोषण है ये, तो देखो केंद्रीय भंडारण निगम का काम क्या होता है कि जो भी सामान, कृषि उत्पाद, स्पेशली जो कृषि उत्पाद होते हैं वो भंडारित किए जाते हैं। तो जो भी व्यापारी या जो किसान अपने सामान को रखेंगे, उसको गिरवी रखेंगे, तो उस गिरवी रखे हुए सामान के बदले किसानों को, व्यापारियों को क्या किया जाए, आराम से जो है वित्त मिल जाए। इस बात पर एक MOU पर हस्ताक्षर करा गया है। इसके बाद भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई इनिशिएटिव जो पहले वो स्टार्ट की गई है महाराष्ट्र का जो नागपुर है वहां के द्वारा, यानी नागपुर नगर निगम और नागपुर की जो पुलिस है वो मिलकर एक इनिशिएटिव ले रही है, भिखारी मुक्त शहर। महाराष्ट्र ने ही महिलाओं के अधिक अवसर देने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए चौथी महिला नीति पेश करी है। सेना ने डोडा जिले, देखो जम्मू कश्मीर का एक जिला है जिसका नाम है डोडा जिला, वहां पर 100 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया है सेना ने ये काम दूसरी बार करा है। ठीक है। KM चंद्रशेखर जी हैं जो UPA की जब गवर्नमेंट थी तो उसमें सचिव के रूप में काम कर रहे थे, KM चंद्रशेखर जी। तो उनकी बुक है एज गुड एज माई वर्ड। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसमें UPA गवर्नमेंट की जो चुनौतियां थी, भ्रष्टाचार थे, जो घोटाले थे, जो कुछ भी काम हुआ था वो देखने को यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। और ये KM चंद्रशेखर जी की क्या है, एक आत्मकथा है। भोपाल में क्या किया जा रहा है, भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो वहां पर एक दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है भोपाल हाट में। स्पेशली जो दिव्यांग जन हैं उनके द्वारा निर्मित वस्तुएं, उत्पाद वहां पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके बाद इसरो क्या कर रहा है, इसरो ने एक रिपोर्ट दी है और उसमें बताया है कि जो उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग है और टिहरी भूस्खलन है, टिहरी है उत्तराखंड का रुद्रप्रयाग और टिहरी भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर है। इसरो ने ये जो रिपोर्ट दी है ये कैसे दी है, तो आपको बता देंगे उपग्रह के माध्यम से जो डेटा मिलता है उस डेटा के माध्यम से एक डेटाबेस तैयार किया गया है। लगभग
80,000 जो डेटा है उसको कलेक्ट करने के बाद में लिस्ट बनाई गई है और उसमें देखा गया कि उत्तराखंड सबसे शीर्ष पर है जहां पर भूस्खलन होता है, और उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग है और टिहरी है वहां पर भूस्खलन की जो समस्या है वो सबसे पुरानी, हम सबको भी पता है, और आगे भी ऐसी समस्या वहां पर होती रहेगी, इसरो ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। निधन देख लेते हैं। तो दो निधन के बारे में हमने पढ़ा था अपनी क्लास में। एक हमने पढ़ा था प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार जिनका नाम है सस्तीपत चट्टोपाध्याय, उनका निधन हो गया है। और दूसरी रिसेंटली हमने देखा कि अभिनेता और निर्देशक थे जिनका नाम था सतीश कौशिक, उनका निधन हो गया है। देखिए, मेरी कोशिश है कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब कुछ मैं लेकर आऊं। एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं कवर हो पा रहे थे, ठीक है, सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है बट क्वेश्चंस आपको सारे मिलेंगे, है ना। तो आप जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो क्विक रिवीजन कर सकते हैं, और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी जो डेली करंट अफेयर की क्लास है उसको भी देख सकते हैं। तो आपने बहुत सारा साथ भी दिया है, बहुत सारा प्यार भी दिया है, उन सब के लिए बहुत सारा धन्यवाद। और फिर से मैं मिलूंगी कल अपनी क्लास में डेली करंट अफेयर की। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।